हेलो एवरीवन। एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वनकम। बिकमिंग नॉरसेट, बिकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एमसीक्यू सेशन, जहां पर हम मिलकर रोजाना एनक्लेक्स पैटर्न के एमसीक्यू डिस्कस करते हैं और हर एक एमसीक्यू का रैशनल जानने की कोशिश करते हैं। नॉरसेट 2023 का सपना और ये कंसिस्टेंट हार्डवर्क, सारे प्रायोरिटी बेस्ड एमसीक्यू, इमेज बेस्ड एमसीक्यू, वीडियो बेस्ड एमसीक्यू, जो आपके नॉलेज को और स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। तो इसी सेशन को कैरी ऑन करते हैं। क्लास को कैरी करने से पहले हमेशा की तरह अगर मेहनत करना सीख गए तो जीतना भी सीख जाओगे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। यदि मेहनत करना सीख गए तो जीतना भी सीख जाओगे, क्योंकि आपकी और हमारी जीत तब होगी जब हम नॉरसेट को क्रैक करेंगे। और मैं हमेशा कहता हूं, सपना बड़ा देखना है, सोच बड़ी रखनी है, मंजिल बड़ी रखनी है और टारगेट भी बड़ा रखना है। जब बड़े सपने के लिए मेहनत करते हैं ना, तो छोटे छोटे सपने लाइक सीएचओ, लाइक स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसी वैसे ही मिल जाएगा। तो सोच बड़ी, सपना बड़ा और मेहनत भी उतनी ज्यादा, तो एक दिन जीत जो है आपकी होगी। इसी पॉजिटिव वाइब के साथ क्लास को कैरी ऑन करते हैं और पहला एमसीक्यू आपके सामने। दो बार इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करना बच्चों। क्या कहना चाह रहा है ये एमसीक्यू? A client is being treated with the carbamazepine, Tagritrol, which laboratory value might indicate a side effect of this drug? कौन से लेबोरेटरी वैल्यू आपको बता रहे कि इस ड्रग के साइड इफेक्ट डेवलप हो गए? ड्रग के साइड इफेक्ट डेवलप हो गए। ऑप्शन ए, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन 13 ग्राम पर डेसीलीटर। ऑप्शन सी, डब्ल्यूबीसी काउंट 4000 mm³ और बच्चों डी जो है, प्लेटलेट काउंट 2 लाख पर mm³। विच इज द करेक्ट वन? शुक्रिया एम कुमार। कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा? मैंने कहा था पेशेंट जो है कार्बामाजिपाइन के साथ ट्रीट किया जा रहा है। इस ड्रग का जो यूज है टू ट्रीट सीजर को ट्रीट करने में, कन्वर्शन को ट्रीट करने में हम इस ड्रग का उपयोग करते हैं। और ये ड्रग किसी पेशेंट को जब हम दे रहे हैं तो एग्जैक्टली शुक्रिया स्मृति, वेलकम बैक बच्चा। तो कौन सा साइड इफेक्ट आपको दिखेगा, कौन सा साइड इफेक्ट आपको फाइंड आउट होगा? फटाफट आप आंसर पुट करने की कोशिश करना फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। विच इज द राइट आंसर? क्विक आंसर पुट करिएगा। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन आप लिख रहे हो 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। उसके अलावा 3 ऑप्शन आपके सामने और है, और मैं पहले ही ऑप्शन को कट कर देता हूं। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन सही नहीं है, सोनाली अंसारी, वेलकम बैक बच्चा। एक्चुअली ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है, हम नॉर्मली यदि मैं कहूं कंसीडर करने की बात करूं तो 8 से 25 mg पर डीएल है। दैट वी कैन से नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो यहां पर 10 है, वी कैन कंसीडर अंडर द नॉर्मल रेंज। अब आपको एक क्यों नहीं और रीजन समझ में आ गया। मैंने कहा कि नॉर्मली 8 से 25 जो है ये नॉर्मल होता है। ये 10 mg पर डीएल मिला है, वी कैन कंसीडर नॉर्मल रेंज। इट्स ओके महिमा, वेरी गुड मॉर्निंग डियर। हीमोग्लोबिन अगेन वी कैन कंसीडर नॉर्मल रेंज। हीमोग्लोबिन जो है ये भी आपका नॉर्मल है। प्लेटलेट काउंट है, ये भी आपका नॉर्मल है। तो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, टैग्रिट्रोल क्या करती है, कार्बामाज़ेपाइन क्या करती है, ये ड्रग क्या करती है,
ध्यान से देखना बच्चों, ये ड्रग क्या करती है, बोन मेरो डिप्रेशन। ये ड्रग क्या करती है बच्चों, बोन मेरो डिप्रेशन करता है। और बोन मेरो जैसे डिप्रेशन होगा तो डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ रेड बोन मेरो, देन स्टेम सेल, देन डब्ल्यूबीसी। तो आपका सही आंसर क्या होगा बच्चों, सी। क्योंकि बोन मेरो डिप्रेशन है तो कहीं कि आपके ब्लड सेल के प्रोडक्शन को रोकता है, और यहाँ पर जो ब्लड सेल आपका डब्ल्यूबीसी सबसे कम दिख रहा है, क्योंकि नॉर्मली डब्ल्यूबीसी अडल्ट का हम पढ़ते हैं ना बच्चों 4000 से 11000 सेल पर MMQ, ये एक अडल्ट का नॉर्मल डब्ल्यूबीसी है। यदि ये 4000 के आसपास है, मतलब कहें कि आपको बोन मेरो डिप्रेशन हुआ जिसकी वजह से डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन नहीं हुआ, दैट यू अंडरस्टैंड एवरीवन। समझ में आ गया कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। अर्चना पटेल, वेरी गुड मॉर्निंग फाइटर। ओके फाइन, ले चलता हूं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। क्वेश्चन पूछ रहा है, विच पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट फाइंडिंग ऑन अ क्लाइंट with a femoral popliteal graft of the right leg would require immediate charge nurse notification। आप एमसीक्यू को समझने की कोशिश करना। शुक्रिया राकेशा वानखेड़े, थैंक यू सो मच। मैंने कहा पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट की बात कर रहा हूं, सर्जरी के बाद के असेसमेंट की बात कर रहा हूं। ऑन द क्लाइंट विद द फीमोरल पॉप्लिटियल ग्राफ्ट। फीमोरल पॉप्लिटियल ग्राफ्ट जो है ये पेरिफेरल, ये जो है पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज का ट्रीटमेंट है। डिजीज जो है इसका ट्रीटमेंट है बच्चों। यदि आपको पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज है, डेफिनेटली लक्षराज जोशी, शुक्रिया। पेरिफेरल आर्टीरियल जो डिजीज है आपके स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटीज में, और वहां ब्लड सप्लाई यदि आपकी डिक्रीज है तो वहां पर हम कॉज करते हैं फीमोरल पॉप्लिटियल जो है ग्राफ्ट कॉज क्रिएट करते हैं। इन्होंने लिखा कि राइट लेग में था, कौन सा जो है इमीडिएट आपको कंडीशन में इमीडिएट जो सिम्टम हम बोल सकते हैं, इंडिकेशन हम बोल सकते हैं, वो आपको कह रहा है कि आप तुरंत नोटिफाई करें, नर्स को नोटिफाई करें। मतलब एमसीक्यू ने क्या पूछा आपको समझ में आया बच्चों? जशोदा, वेरी गुड मॉर्निंग। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, फीमोरोपॉप्लिटियल ग्राफ्टिंग उसका हुआ है, चारों में से कौन सा वो इंडिकेशन आपको इमीडिएट इंडिकेट कर रहा है कि आप तुरंत नर्स को इन्फॉर्म करें, इंचार्ज नर्स को इन्फॉर्म करें बच्चों? ए लिखा हुआ है एडिमा ऑफ राइट एक्सट्रीमिटी एंड पेन एट इंसिजन साइट। बी में लिखा हुआ है टेम्परेचर 99.6 डिग्री फ़ारेनहीट, रेडनेस ऑफ द इंसिजन साइट, सीरियस ड्रेनेज नोटेड एट द सर्जिकल एरिया, लॉस ऑफ पोस्टीरियर टिबियल और डॉर्सालिस पेडिस पल्स ऑन द राइट लेग। बच्चों कौन सा करेक्ट होगा? बच्चों? We have 4 options, which is the right one. कौन सा सही होगा? ओके फाइन, थोड़ा मैं आपको क्लियर कर देता हूं। प्रॉब्लम क्या है? राइटली फीमोरो पॉप्लिटियल ग्राफ्ट। देखिए ये पेशेंट का एक्सट्रीमिटीज है, ये राइट एक्सट्रीमिटीज है, ये आपका फीमोरल आर्टरी, पॉप्लिटियल आर्टरी। ओके फाइन, दैट इज अ फीमोरल आर्टरी, दैट इज अ पॉप्लिटियल आर्टरी। इन्होंने क्या किया है, फीमोरो पॉप्लिटियल ग्राफ्ट, एग्जैक्टली फीमोरल पॉप्लिटियल ग्राफ्ट जो है ये आउटफ्लो के लिए हम यूज करते हैं। आउटफ्लो का मतलब फीमोरल आर्टरी से फर्दर ब्लड जब जाएगा उसको आउटफ्लो कहते हैं, फीमोरल आर्टरी तक ब्लड जो जाता है उसको इनफ्लो कहते हैं। यदि फीमोरल आर्टरी तक ब्लड पहुंचने में दिक्कत आ रही तो इनफ्लो ग्राफ्टिंग करते हैं, फीमोरल आर्टरी के बाद ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा तो आउटफ्लो ग्राफ्टिंग करते हैं। तो ये आउटफ्लो ग्राफ्टिंग मतलब पेशेंट को फीमोरल आर्टरी से पॉप्लिटियल आर्टरी जो है वहां पर दिक्कत आ रही थी ब्लड सप्लाई जाने में, तो इस तरीके से जो है ये ग्राफ्ट कर दिया ताकि फर्दर ब्लड पहुंच सके। अब कौन सा जो है स्पेसिफिकेशन इंडिकेट कर रहा है? अर्चना डोनेटिंग 100 रुपीज, शुक्रिया बेटा। अर्चना डोनेटिंग 100 रुपीज टूवर्ड्स JINC स्टूडेंट फंड, शुक्रिया अर्चना, थैंक यू सो मच माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। 4 ऑप्शन है बच्चों, कौन सा करेक्ट है? बच्चों ने लिखा है यहाँ पर A भी लिखा है, D भी लिखा है, ज्यादातर रोहितास बैरुआ D आप लिख रहे हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली फैंटास्टिक है, बिकॉज
यदि पेशेंट को हमने आउटफ्लो ग्राफ्टिंग किया है और आउटफ्लो ग्राफ्टिंग के बाद में यदि आपके पोस्टीरियर टीबियल, ये आपका पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी है, यहाँ पर यदि पल्स जो है वो अब्सेंट मिल रहा है, इसका मतलब ब्लड सप्लाई नहीं है, तो हमें इमीडिएट क्या करना है, इंफॉर्मेशन देना, इमीडिएट डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है या इंचार्ज नर्स को इन्फॉर्म करना है कि पेशेंट का जो है फर्दर जो है पल्स नहीं मिलती। एक बात का ध्यान रखना फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, एक बात का ध्यान रखना, जब भी अपाइकल पल्स को हम लोग फेल्ट करते हैं ना, तो अपाइकल पल्स इंडिकेट करता है आपके हाथ की एक्टिविटी को। रिमेनिंग जितनी भी पल्स होती, लाइक कैरोटिड होता है, टेम्पोरल होता है, लाइक ब्रेकियल होता है, रेडियल होता है, दीज आर द पेरिफेरल पल्स, these are the peripheral pulse, और peripheral pulse are responsible to indicate present of blood supply। peripheral pulse क्या इंडिकेट करता है, आपके बॉडी ऑर्गन में फर्दर ब्लड सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। यदि आपके पास ब्रेकियल पल्स प्रेजेंट है, रेडियल पल्स प्रेजेंट है, दैट आर इंडिकेटिंग कि आपके डिस्टल बॉडी को ब्लड सप्लाई जा रहा है, डिस्टल बॉडी को जो है वो ब्लड सप्लाई जा रहा है। ओके फाइन, नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखिएगा बच्चों। द नर्स इज कैरिंग फॉर अ क्लाइंट विद nausea and vomiting। Laboratory result reveal a potassium level 2.9 milliequivalent. Which ECG finding would the nurse expect to find due to the client's potassium result? यहाँ लिख रहा हूँ नॉर्सेट 2023 बच्चों, ये जो है नॉर्सेट 2023 का एमसीक्यू है, नॉर्सेट 2023 का एमसीक्यू है। आप इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा, आप इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा। फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, डियर नर्स केयर कर रही है उस पेशेंट को जिसको नोजिया है, वोमिटिंग है। डेफिनेटली नोजिया और वोमिटिंग की वजह से पेशेंट का पोटेशियम लॉस हुआ। लेबोरेटरी रिजल्ट को देखा तो पोटेशियम का लेवल जो है वो 2.9 मिलीक्लेंट मिला। नॉर्मली आपका जो पोटेशियम है वो 3.5 से 5.1 मिली इक्वलेंट पर लीटर है बच्चों। तो डेफिनेटली आपका पोटेशियम का लेवल कम है, और पोटेशियम का लेवल कम है तो हम क्या कहेंगे बच्चों, हाइपोकैलीमिया। हम क्या कहेंगे बच्चों, हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया का मतलब डिक्रीज द पोटेशियम लेवल। अब हाइपोकैलीमिया में ईसीजी चेंजेस पूछा है, हाइपोकैलीमिया में ईसीजी चेंजेस पूछा है। वुड द नर्स एक्सपेक्ट द फाइंड ड्यू टू क्लाइंट्स पोटेशियम रिजल्ट? इस पोटेशियम के रिजल्ट के अकॉर्डिंग ईसीजी चेंजेस क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये एमसीक्यू आपसे पूछा है। मैंने लिखा डिप्रेस एसटी सेगमेंट, क्या एसटी सेगमेंट डिप्रेस होगा? मैं लिखा बच्चों एलिवेटेड टी वेव, क्या टी वेव एलिवेटेड होगा, या अब्सेंट होगा पी वेव, या बच्चों फ्लैटेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा? क्विक आंसर पुट करने की कोशिश करना। सुशीला नेहरा, शुक्रिया सुशीला, थैंक यू। आरबीजे बेटा, जिंक जो है JINC होगा, JINC होगा, जिंक। क्विक आंसर लिखिएगा, क्या करेक्ट होगा? 4 ऑप्शन दिए। मैं यहां पर हाइपोकैलीमिया और हाइपरकैलीमिया दोनों की ईसीजी के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला। पहले आपको राइट आंसर पुट करना होगा, आपके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या है, आपके अकॉर्डिंग जो है वो सही आंसर क्या है, फटाफट पुट करिएगा। आपने एलिवेटेड टीवी लिख रहे हैं, क्यों मेरा बच्चा, क्यों लिख रहे हैं? डिप्रेस एसटी लिख रहे हैं, ये ठीक है। ए जो लिख रहे हैं, बिल्कुल कपिल कुमार ए लॉक कर दीजिएगा, ठोकू ताली, क्या बात है। ए आप लिख रहे हैं। महिमा कौशिक, आप तो बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग ए जो है वो करेक्ट है, ए जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। मैं बताना चाहता हूं, एक इमेज आपको दिख रही है, एक इमेज आपको दिख रही है, ध्यान से देखने की कोशिश करना। एक इमेज आपको आइडेंटिफाई हो रहा होगा, इस इमेज को आप देखिएगा, इस इमेज को आप देखिएगा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। दिस इज द PQRS we can say T, ये U वेव। पहली बात तो U वेव जो है ये हमेशा प्रेजेंट होता है हाइपोकैलीमिया में। इसको एक को आपने याद रख लिया ना, तो आप हाइपोकैलीमिया की ईसीजी चेंजेस आपको समझ में आ जाएगी। ये एक आपको समझ में आ गए तो इसके फर्दर बहुत कुछ समझ जाओगे। अब ध्यान से देखिएगा, पी वेव जो है एटीएल डीपोलराइजेशन इंडिकेट करता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन इंडिकेट कर रहा है, एसटी सेगमेंट जो है डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो चेंजेस है मैंने लिखा है यहाँ पर, हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैलीमिया का मतलब क्या था, डिक्रीज पोटेशियम लेस देन। पोटेशियम किससे कम हो जाएगा, पोटेशियम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, कितने से, 3.5 मिली इक्विवेलेंट,
3.5 मिलीकूलम पर लीटर से कम हो जाएगा हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया की वजह से आपका कंडक्शन सिस्टम क्या हो जाता है? स्लो। थैंक यू सुरजीत, स्लो। रोहितास शुक्रिया, बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया। स्लो कंडक्शन कैन डिलेड वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। जब वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली वेंट्रिकुल का जो रिलैक्सेशन जो है वो कहीं न कहीं डिक्रीज होगा, तो आपका एसटी जो है वो डिप्रेस हो जाएगा। एसटी जो है वो डिप्रेस हो जाएगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मैं लिखा ईसीजी चिंतन में, यदि इन्वर्टेड टी वे आपको मिला है तो आपको इंडिकेट करेगा माइल्ड हाइपोकैलेमिया। पेशेंट को माइल्ड हाइपोकैलेमिया इनिशियल फेज है। साथ में वाइड पीआर इंटरवल के साथ साथ एसटी डिप्रेशन, यही मैंने आपको पूछा था, यही मैंने आपको पूछा था फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। और प्रोमिनेंट यू वेव आपको दिख रहा है, स्पेशली V1 और V4 लीड में आपको मिलता है। इसका मतलब पेशेंट को सीवियर हाइपोकैलेमिया, पेशेंट को सीवियर हाइपोकैलेमिया। मैंने आपको दो कंडीशन पुट किया, एक आपको माइल्ड हाइपोकैलेमिया, सब टी इन्वर्टेड से पता चल जाएगा। बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक वाइड पीआर, एसटी डिप्रेशन, प्रोमिनेंट यू वेव, स्पेशली ये फाइंड आउट होता है पेशेंट को जब कंडीशन और सीवियर हो जाता है, दैट विल बी फाइंड आउट पेशेंट हैव सीवियर हाइपोकैलेमिया। इस ईसीजी को देखना। और मैं तो यही कहूंगा मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से, यू वेव, पहली बात यू वेव ऐसा बनता है और ऐसे ही आपका एसटी डिप्रेशन होता है। ये जो यू वेव बना है ऐसे ही आपका एसटी डिप्रेशन होता है, एसटी डिप्रेशन होता है। और ये दोनों जो है ये इंडिकेट करता पेशेंट को हाइपोकैलेमिया हुआ, पेशेंट को हाइपोकैलेमिया हुआ। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, आ रहा समझ में? इस तरीके से क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे। मैं हाइपरकैलेमिया के ईसीजी के बारे में भी आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। जस्ट उल्टा होगा, हाइपरकैलेमिया में टॉल पीक टी वे आपको दिख रहा होगा, दिस इज द टॉल पीक टी वे। ये नॉर्मली पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी। टी जो है सबसे ज्यादा दिख रहा है, टी जो है सबसे ज्यादा दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू एवरीवन, राकेश शुक्रिया। टी सबसे ज्यादा दिख रहा है। फ्लैट पी वे, पी वे कैसा दिख रहा है बच्चों? फ्लैट पी वे, वाइडन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या दिख रहा है? वाइडन दिख रहा है। इसका मतलब साथ में लिखा मैंने पीक टी वे अर्लीस्ट इन ईसीजी। यदि पेशेंट को पोटेशियम का लेवल बढ़ा, यदि पेशेंट को पोटेशियम का लेवल बढ़ा तो टॉल टी होगा, और यदि पोटेशियम का लेवल कम होगा तो इन्वर्टेड टी वे होगा। दोनों डिफरेंशिएशन देखना, दोनों डिफरेंशिएशन। और नॉर्सेट में इन दोनों में से एक पूछेगा। नॉर्सेट जो है वो 2023 जो है, इन दोनों में से एक एमसीक्यू आपसे जरूर पूछेगा, डेफिनेटली पूछेगा नॉर्सेट बच्चों। नॉर्सेट 100% आपसे एक एमसीक्यू पूछेगा। और आई होप कि यू विल बी अंडरस्टैंड एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्या मैं चलता हूं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ? मैं लिखा है यहाँ पर बच्चों, नेक्स्ट ऑफर जो है 5 तारीख तक अभी भी कंटिन्यू है, ऑफर अभी भी कंटिन्यू है। अर्चना पटेल, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अर्चना, अब कंफ्यूजन नहीं। हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम ज्यादा, टी वे टॉल। हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम कम, टी वे इन्वर्टेड, एसटी डिप्रेशन, यू वेव प्रेजेंट, है ना? दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑफर कंटिन्यू है बच्चों नॉर्सेट 2023 के लिए। रिकॉर्डेड कोर्स 5999, सेकंड लाइव है 7999, जैनसी बुकलेट 2777 और राजस्थान सीएचओ 2990। आप 9636032691 पे फोन पे और पेटीएम करके इस कोर्स को बाय करें, या जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करके भी बाय कर सकते हैं बच्चों। शुक्रिया रीवा। अगला एमसीक्यू कहता है कि द नर्स इज प्रिपेयरिंग ए पेशेंट फॉर द सर्जरी ऑन लोअर एब्डोमेन, ऑन लोअर एब्डोमेन, which position would nurse most likely place client in for surgery of this area? इस एरिया में सर्जरी कंडक्ट करने के लिए पेशेंट को कौन सी कंडीशन देंगे? मैं बात कर रहा हूँ लोअर एब्डोमेन की, मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, लोअर एब्डोमेन की मैं बात कर रहा हूँ। यदि लोअर एब्डोमेन में हमें सर्जरी करना है तो डेफिनेटली पेशेंट को कौन सी पोजीशन में पुट करेंगे, कौन सी पोजीशन में पुट करेंगे? बिल्कुल आरबीजे। ऑप्शन ए लिथोटॉमी, ऑप्शन बी सिम्स पोजीशन, ऑप्शन सी फ्रॉन पोजीशन, ऑप्शन डी टेंडरलेनबर्ग पोजीशन, टेंडरलेनबर्ग पोजीशन। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मैंने आपसे पूछा है कि सर्जरी जो है वो कहाँ होना बच्चों? लोअर एब्डोमेन में होना है। कहाँ होता है? लोअर जो एब्डोमेन है, लोअर एब्डोमेन में सर्जरी कंडक्ट होना है, पहली बात तो। और लोअर एब्डोमेन में यदि सर्जरी होना है
तो मैंने पूछा कि पेशेंट को पोजीशन कौन सा देंगे, पोजीशन कौन सा देंगे। पहली बात तो मैं हिंट देता हूँ, लोअर एब्डोमेन में कॉमनली कौन सा ऑर्गन मिलेगा, इंटेस्टाइन। कौन सा ऑर्गन मिलेगा, इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन की यदि कोई सर्जरी करना होगा तो पेशेंट को कौन सा पोजीशन प्रीफर करेंगे। शुक्रिया मंजू, कौन सी पोजीशन पुट करेंगे। बच्चों ने डी आंसर लिखा है। अभी थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस काफी अप हो रहा है। शुक्रिया अजय राज, एब्सोल्युटली, जिन्होंने यहाँ पर डी लिखा है। चंडरलैंडबर्ग पोजीशन यूज फॉर द सर्जरी ऑन द लोअर एब्डोमेन और पेल्विक। कोई भी यदि पेशेंट की पेल्विक सर्जरी होनी है तो भी हम दैट वी कैन से चंडरलैंडबर्ग। अब देखिए चंडरलैंडबर्ग में क्या होता है, ये पेशेंट का बेड है और पेशेंट का जो हेड है, पेशेंट का जो हेड है वो डाउन करेंगे। हेड जो है पेशेंट का वो डाउन करेंगे और पेशेंट का जो लेग है वो अप करेंगे। और हेड को डाउन किया और लेग को अप किया, इसी पोजीशन का नाम है चंडरलैंडबर्ग पोजीशन। ये चंडरलैंडबर्ग पोजीशन जो है शॉक में भी देते हैं, शॉक वाले पेशेंट में भी देते हैं। इस पोजीशन को हाइपोटेंशन का कोई पेशेंट है तो भी देते हैं, क्योंकि ब्लड जो है हार्ट की टूवर्ड्स रिटर्न बैक होगा तो पेशेंट की कंडीशन जो है वो सबसाइड होगी। अब बात करें लिथोटोमी। लिथोटोमी की मैं बात करें बच्चों तो कोई विजाइनल या वी कैन से रेक्टल सर्जरी में हम यूज कर सकते हैं, सर्जरी में हम यूज कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में हम यूज कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में हम यूज कर सकते हैं। वही सिम्स की बात करें तो रीनल सर्जरी में हम यूज कर सकते हैं। रीनल सर्जरी यदि पेशेंट को करना है तो हम यूज कर सकते हैं। प्रॉन की बात करें तो बैक की कोई सर्जरी है, बैक की कोई सर्जरी है तो हम यूज कर सकते हैं। बिकॉज एवरी पोजीशन दे हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी पोजीशन दे हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक लिथोटोमी कॉमनली वेजाइनल और रेक्टल सर्जरी में यूज कर सकते हैं। सिम्स जो लेटरल से थोड़ा कम लेटरल होता है, जो हम रीनल सर्जरी में प्रीफर करते हैं, बिकॉज किडनी जो है वो रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। किडनी आपके पेरिटोनियल कैविटी के पीछे लोकेटेड होता है, वी कैन से रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। प्रॉन जो है वो बैक सर्जरी में। चंडरलैंडबर्ग जो है वो मैंने आपको यहाँ पर पुट कर दिया, दैट यू अंडरस्टैंड एवरीवन। किसी भी पोजीशन के बारे में आपसे पूछे तो आपका आंसर जो है गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। मंजू, मैंने रेक्टल सर्जरी की बात की बेटा। रेक्टल सर्जरी की मोस्ट कॉमन पोजीशन नहीं है, बट वी कैन प्रीफर मंजू। ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते। एक वीडियो दिख रहा है बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखने की कोशिश करना फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज इट, कैन यू सी, कैन यू एबल टू सी, प्लीज सी द वीडियो। और आई आस्क यू शुड आइडेंटिफाई। मैंने एक वीडियो आपको पुट किया, देखिए ये एक हुंड का वीडियो है, जहां पर कीड़े पड़ गए बच्चों। देखना आपने ये देखा होगा फ्यूचर में कहीं कहीं, सॉरी लाइफ में कहीं कहीं देखा होगा। अब यहाँ पेशेंट को एक हुंड था जहां पर कीड़े पड़ गए, बहुत कितनी दुखद स्थिति आपको दिख रही होगी। और इसी के बारे में मैं एक एमसीक्यू आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इस कंडीशन को। फिर इसके ऊपर एक लिक्विड डाला जा रहा है, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर देखना, एक ड्रॉप आ रहा है, जहां से इसके ऊपर जो है लिक्विड डिलीवर किया जा रहा है, इस थेरेपी के बारे में पूछ रहा हूं बच्चों। मैंने ऑप्शन लिखा है, क्या इन्फेक्टेड वुंड दिख रहा है, क्या वुंड डिब्राइडमेंट किया जा रहा है, क्या मैगट थेरेपी दिया जा रहा है, क्या तीनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है। ये काफी बच्चों को पता होगा, बट आई विल शो यू। 4 ऑप्शन मैंने दिया है। इन्फेक्टेड वुंड दिख रहा है, बिल्कुल इन्फेक्टेड तो है, बट यहाँ पर जो ये थेरेपी दिया जा रहा है, ये लिक्विड डिलीवर किया जा रहा है, इस थेरेपी को क्या कहते हैं बच्चों, ये मैंने आपसे पूछा है। काफी बच्चे जो है उनको आंसर पता है, काफी बच्चों को आंसर पता है। आई होप कि यू आर एबल टू पुट राइट आंसर। इन्फेक्टेड वुंड जरूर है, बट उसके बाद जो यहाँ से एक सब्सटेंस को डिलीवर किया जा रहा है, इसको हम कह सकते हैं कि ये डिब्राइडमेंट तो नहीं है ना। तो आपके अकॉर्डिंग जो है ये मैगट थेरेपी। क्या बात है, सुपर पार्टिसिपेशन। बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं थोड़ा सा। डिब्राइडमेंट जो है ये डेड सेल को रिमूव करने में करते हैं, डेड सेल को जब हम रिमूव करेंगे तो पेशेंट का ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगा, जो है वो इंक्रीज होगा। डेड सेल जब आप रिमूव करोगे तो पेशेंट का ब्लड सप्लाई जो है वो इंक्रीज होगा। दैट कंडीशन वी कैन से
डिब्राइटमेंट बोलते हैं, इसको डिब्राइटमेंट बोलते हैं। अब मैंने आपके सामने जो थेरेपी पुट किया ना बच्चों, इसको बोलते हैं मैग थेरेपी, ए टाइप ऑफ बायोथेरेपी। किसका एग्जांपल है? बायोथेरेपी इन्वॉल्विंग इंट्रोड्यूस ऑफ लाइव डिसइंफेक्टेंट मैगट। मतलब यहां पर जहां पर ये लार्वा दिख रहा ना, जहां पर ये लार्वा दिख रहा ना, इसको हम फ्लाई लार्वा बोल सकते हैं। जहां पर ये फ्लाई लार्वा दिख रहा ना, दैट वी कैन से लार्वा जो दिख रहा है, यहां पर डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट सब्सटेंस को डालते हैं। डिसइंफेक्टेंट सब्सटेंस को डालते हैं, इसको मैंने लिखा मैगट्स into non-healing area of the skin and soft tissue wound for cleaning out necrotic tissue with in a wound and disinfection, ताकि यहाँ पर ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाए और पेशेंट का वुंड जो है वो ठीक हो जाए। आया समझ में? इट्स ओके चिकू, आया समझ में? ये एमसीक्यू बन सकता है एग्जाम के पर्पज ऑफ व्यू से। यहाँ पर एक वुंड आपको दिख रहा है जहां पर कीड़े पड़े हुए, लार्वा दिख रहा होगा, हमें इस लार्वा को वहां से हटाना है, तो एक एंटीसेप्टिक सब्सटेंस को डिलीवर किया जा रहा है। और ये कॉमनली जो है हम इस थेरेपी को मैगट थेरेपी के नाम से प्रोनाउंस करते हैं बच्चों। मैगट थेरेपी, बिल्कुल, हाँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, मैगट थेरेपी के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। और आई होप माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर यू कैन अंडरस्टैंड कि दैट इज द राइट आंसर। आया समझ में? आया समझ में? ओके फाइन, मैं नेक्स्ट कैरी ऑन करता हूं, मैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, the nurse is caring for a client with a chest trauma, which finding would be the most indicative of a tension pneumothorax, my loving future nursing officer। डियर नर्स केयर कर रही है उस पेशेंट का जिसको चेस्ट ट्रॉमा हुआ है, which finding would be the most, ये वर्ड याद रखना बच्चों, that word can change complete language। ये most वर्ड जो है पूरी लैंग्वेज को बदलेगा। which finding would be most indicative of a tension pneumothorax, कौन सी फाइंडिंग है जिसको मोस्ट इंडिकेटिव कह सकते हैं? ऑप्शन ए लिखा हुआ है फ्रॉथी हिमोप्टाइसिस, ऑप्शन ए लिखा हुआ है फ्रॉथी हिमोप्टाइसिस, ऑप्शन बी लिखा हुआ है ट्रैकिया शिफ्ट टुवर्ड्स अनअफेक्टेड साइड ऑफ चेस्ट, ट्रैकिया जो है अनअफेक्टेड साइड शिफ्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन लिखा हुआ है सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा नोटेड एंटीरियर चेस्ट, ऑप्शन डी लिखा हुआ है ओपनिंग चेस्ट वुंड विथ ए विस्टल साउंड इमिटिंग फ्रॉम द एरिया। तो देखा जाए तो आपके पास चार अलग अलग ऑप्शन है, हमें एक ऑप्शन को करेक्ट करना है कि एग्जैक्टली सही कौन से। एंटीसेप्टिक, सोनाली एंटीसेप्टिक सब्सटेंस को डिलीवर किया जा रहा है, एंटीसेप्टिक सब्सटेंस को डिलीवर किया जा रहा है माय डियर सोनाली। हम बिटाडीन को यूज कर सकते हैं, वहां पर हम सेवलोन और डिटॉल को यूज कर सकते हैं, है ना। यदि वुंड बहुत ज्यादा क्रोनिक है हम H2O2 को यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम यूज कर सकते हैं, बट दैट विल बी डिपेंड ऑन वुंड कंडीशन, है ना। अब आप मुझे आंसर पुट करिएगा कौन सा करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा माइंड अपना प्रॉपर यूज करिएगा क्योंकि आपको समझ में आएंगे। इट्स ओके रुचि यादव, शुक्रिया रुचि, वेलकम इन JNC फैमिली। मैंने एमसीक्यू पूछा कि द नर्स केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद चेस्ट ट्रॉमा विच फाइंडिंग वुड बी द मोस्ट, मतलब फाइंडिंग यहाँ पर न्यूमोथोरेक्स की आपको दिखेगी, न्यूमोथोरेक्स की फाइंडिंग आपको दिखेगी, बट मैंने कहा ना मोस्ट इंडिकेटिव, तो आपको आंसर लिखना बच्चों, तो आपको आंसर लिखना कौन सा सही होगा। इट्स ओके बच्चे कह रहे सर आई एम नॉट श्योर, इट्स ओके माय डियर, आज के बाद आप हमेशा के लिए श्योर हो जाएंगे। जिन्होंने यहाँ पर जो है डी ऑप्शन लिखा है वो डी मैं गलत कर रहा हूँ, और जिन्होंने यहाँ पर ऑप्शन जो है बी लिखा वो करेक्ट है, बच्चों। जिन्होंने बी लिखा है ट्रैकिया शिफ्ट्स टुवर्ड्स योर अनअफेक्टेड साइड, पहली बात तो मैं कह देता हूं कि फ्रोथी हिमोप्टाइसिस जो है ये पल्मोनरी कंट्यूशन, ये प्रेजेंट होगा यदि पेशेंट को पल्मोनरी कंट्यूशन है, दैट कैन कॉज फ्रोथी हिमोप्टाइसिस। कंट्यूशन कैन कॉज ब्लीडिंग जो है वो आपके कप में प्रेजेंट होगा, इसलिए ए बाहर कर दिया, इसलिए मैंने ए को बाहर कर दिया। सी में लिखा सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा नोटेड, हाँ ये प्रेजेंट होता है न्यूमोथोरेक्स में, ये जो है ये न्यूमोथोरेक्स में प्रेजेंट होता है, बट ये मोस्ट इंडिकेटिव नहीं कह सकते,
मोस्ट इंडिकेटिव नहीं कह सकते, ये प्रेजेंट होता है बट मोस्ट इंडिकेटिव नहीं कह सकते, इसलिए इसको मैंने यहां पर गलत किया, इसलिए सी को गलत किया। डी में लिखा ओपनिंग चेस्ट वुंड विद द विस्टल, हाँ ये भी प्रेजेंट होता है, ये भी प्रेजेंट होता है न्यूमोथोरेक्स में, बट स्टिल मोस्ट इंडिकेटिव नहीं कहते। मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, ध्यान से देखिएगा, इसीलिए ये करेक्ट नहीं है। अब आप देखिएगा टेंशन, एक वर्ड आया टेंशन, एक वर्ड आया है टेंशन न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स मैं आपको बताना चाहता हूं टेंशन न्यूमोथोरेक्स में यदि आपकी एयर जो है वो लंग्स में एंटर हो गया, एयर जो है वो लंग्स में यदि एंटर हो गया तो उस इजिली जो है डज नॉट कम आउट, डज नॉट कम आउट, एक बार एयर एंटर होने के बाद में वो इजिली बाहर नहीं निकलता, बाहर नहीं निकलता, एक बार एंटर होने के बाद बाहर नहीं निकलता। रक्षा जस्ट वेट मेरा बच्चा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाहर नहीं निकलता। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था एक पेशेंट है, उसका केयर करे डियर नर्स, पेशेंट को चेस्ट ट्रॉमा हुआ, चेस्ट पे ट्रॉमा हुआ, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है कौन सा यहां पर इंडिकेशन है, वो इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को टेंशन न्यूमोथोरेक्स हुआ, मोस्ट इंडिकेटिव पूछा है, चारों में से मोस्ट इंडिकेटिव कौन सा इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है कि आपको टेंशन न्यूमोथोरेक्स हुआ है। न्यूमोथोरेक्स के साइन यहां पर दिख रहे हैं, न्यूमोथोरेक्स के साइन यहां पर दिख रहे हैं बच्चों। मैंने कहा कि प्रोटी हिमोप्टाइसिस का कॉज है पल्मोनरी कंट्यूशन हो सकता है, बी जो है ये करेक्ट है, क्यों है ये बताऊंगा, सी सबक्यूटेनियस एम्फाइजीमा और ये विस्टल साउंड ये दोनों करेक्ट है, बट ये मोस्ट इंडिकेटिव नहीं है टेंशन न्यूमोथोरेक्स की। मैंने कहा टेंशन न्यूमोथोरेक्स का मतलब है एयर यदि लंग्स में एंटर हुआ तो एयर इजिली डज नॉट कम आउट, जब डज नॉट कम आउट होगा तो आपका लंग्स कैसा दिखेगा, आपका लंग्स कैसा दिखेगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब ये पिक्चर मैंने पुट किया, इस पिक्चर की तरफ देखिएगा, इस पिक्चर की तरफ देखिएगा। नॉर्मली जब आप इंस्पायरेशन करते हो, नॉर्मली आप इंस्पायरेशन करते हो तो आपको ऐसा इमेज दिखा है, ये नॉर्मली इंस्पायरेशन की बात करो, इधर वाला टेंशन न्यूमोथोरेक्स। अब क्या हुआ, अब यहां पर क्या हुआ माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जैसे जैसे पेशेंट का एयर जो है एक्यूमुलेशन बढ़ा तो लंग्स क्या हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है, लंग्स क्या हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है, इस लंग्स की साइज बढ़ रही है तो बेचारा ट्रैकिया, ट्रैकिया, हार्ट, आयोटा सब क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। एक्चुअली मैंने यहां वर्ड लिखा है शिफ्ट टूवर्ड्स अनअफेक्टेड साइड, जिधर के लंग्स में, जिधर के लंग्स में एयर का एक्यूमुलेशन बढ़ेगा तो बच्चों लंग्स जो है वो धीरे धीरे कोलैप्स होगा इंट्राप्लूरल स्पेस के अंदर। यहां पर आप देखोगे एयर बढ़ जाएगी तो लंग्स फूलेगा तो धक्का लगाएगा, प्रेशर पुट करेगा ट्रैकिया को, हार्ट को, आयोटा को, इंफीरियर वना कावा को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देगा। एक वर्ड यूज किया ना बच्चों, यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया है दैट शिफ्ट टूवर्ड्स, इसको बोलते हैं मीडियास्टिनल शिफ्ट, इसको बोलते हैं मीडियास्टिनल शिफ्ट। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इस इमेज को थोड़ा देखने की कोशिश करना। यहां पर जैसे जैसे लंग्स आपका बड़ा होता गया दूसरे लंग्स की तरफ प्रेशर बढ़ता गया, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गन शिफ्टेड टूवर्ड्स। अंडरस्टैंड एवरीवन, शुक्रिया अर्चना पटेल। बच्चों एक बार क्लास को शेयर जरूर करना, शेयर जरूर करना, मैक्सिमम बच्चों तक ये कंटेंट पहुंचे, मैक्सिमम बच्चों तक ये कंटेंट पहुंचे कि बिकमिंग नर्सिंग ऑफिसर के एमसीक्यू सेशन में आप बैठे हो बच्चों। मैं नेक्स्ट कैरी ऑन करता हूं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि दोबारा कभी आप गलत ना करें। मैंने टेंशन न्यूमोथोरेक्स का फोटो आपके सामने पुट किया, इससे सारी पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी। आकाश कॉन्ग्रेचुलेशन माय डियर, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओ माय गॉड ऋतिका, अभी तक कहानी यही तो सुना था ऋतिका, आपने पूरी पिक्चर देख ली फिर पूछ रहे हैं कि मूवी का नाम क्या था। ऋतिका वीडियो को दोबारा चलाना क्लास के बाद, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, समझ में आएगा। थैंक यू वालिद खान, शुक्रिया माय डियर। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बच्चों। अगला एमसीक्यू कहता है कि द नर्स इज रिव्यूइंग ए हिस्ट्री ऑन ए न्यू एडमिशन फॉर सर्जरी इन मॉर्निंग which long-term medication in the client history would be most important to report physician। एक पेशेंट है, एक पेशेंट है, उसको कल मॉर्निंग में सर्जरी के लिए तैयार किया जा रहा है। कौन सी जो है मेडिकेशन जो है पेशेंट लॉन्ग टर्म यूज कर रहा है, जिसके बारे में डॉक्टर को बताना जरूरी है।
जिसके बारे में डॉक्टर को बताना जरूरी है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, द नर्स रिव्यू हिस्ट्री ऑन अ न्यू एडमिशन फॉर सर्जरी in the morning, which long-term medication in the client history would be most important to report the physician. कौन सा जो है ड्रग की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है डॉक्टर को रिपोर्ट करना सर्जरी से पहले। मैं कुछ ड्रग का नाम आपको बताने वाला हूं। इट्स ओके साधना, क्या प्रिडनिसोन जो है ये बच्चों स्टीरॉइड ड्रग है। ये क्या है? स्टीरॉइड ड्रग्स है। क्या पेशेंट स्टीरॉइड ड्रग्स का यूज कर रहा है तो हमें डॉक्टर को बताना जरूरी है। लिसिनोप्रिल एक्चुअली एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स है जो हम कॉमनली कहाँ यूज करते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में। कहाँ यूज करते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव जो है ड्रग के रूप में यूज करते हैं। लिसिनोप्रिल है एग्जैक्टली। वालिद, शुक्रिया वालिद, थैंक यू मेरा बच्चा, शुक्रिया। कॉन्ग्रेचुलेशन माय लविंग वालिद, नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए शुक्रिया माय डियर, थैंक यू सो मच। सी में लिखा है डेकोसेट। एक्चुअली डेकोसेट जो है ये स्टूल सॉफ्टनर है बच्चों। ये जो है स्टूल सॉफ्टनर है। और बच्चों लास्ट में लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम सप्लीमेंट है। ये कैल्शियम जो है सप्लीमेंट है। अब तो आपको आंसर भी समझ में आ गया होगा बच्चों। मैंने चारों ड्रग का मीनिंग आपको बता दिया, अब आपको आंसर भी जमा आ गया। थैंक यू रक्षा। अब आप आंसर पुट करिएगा बच्चों, अब आप आंसर पुट करिएगा कौन सा आपका करेक्ट होगा। आपने लिखा कि सर लिसिनोप्रिल है, डोकुस्टेट है, कैल्शियम है, प्रिडिसोन है। मैंने चारों ऑप्शन आपको दे दिए। आई वांट राइट आंसर फ्रॉम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। कौन सा आपका जो है वो करेक्ट होगा? कौन सा जो है वो करेक्ट होगा? ऑलमोस्ट बच्चों ने लिखा है कि अभी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, आपके आंसर जो है वो एक करेक्ट होगा। प्रिडनिसोलोन जो है ना, यदि लॉन्ग टाइम आप यूज कर रहे हो, कैन कॉज फेलियर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम फेल होने का प्रोबेबिलिटी होता है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। तो डेफिनेटली यदि पेशेंट सर्जरी के लिए जा रहा है तो हमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की तो बड़ी जरूरत पड़ेगी। तो इस ड्रग का यदि पेशेंट यूज कर रहा है ना, लंबे समय से यदि पेशेंट इस ड्रग का यूज कर रहा है तो जरूर कहीं की डॉक्टर को इन्फॉर्म करें बिफोर सर्जरी। यू शुड नीड टू बी इन्फॉर्म बिफोर सर्जरी, क्योंकि जब आप कोई सर्जरी करते हो तो ग्राफ रिजेक्शन जो है ना, उससे प्रिवेंट करने में हम लोग स्टीरॉइड का यूज करते हैं। आपको अच्छे से पता, माय लविंग फ्यूचर। लिसिनोप्रिल, चीकू कुशवाहा, लिसिनोप्रिल जो है ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो नॉट मच डेंजरस कंपैरिजन टू द स्टीरॉइड। स्टीरॉइड क्यों डेंजरस है? बिकॉज दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू सप्रेस योर इम्यून सिस्टम। यदि आप सर्जरी हो रही है, पोस्ट ऑपरेटिव आपको ट्रीटमेंट मिलेगा तो यू हैव प्रोबेबिलिटी टू रिस्क डेवलप इन्फेक्शन। आपको इन्फेक्शन इजिली स्प्रेड हो सकता है, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव की रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है और पोस्ट ऑपरेटिव ही रिस्क फॉर इन्फेक्शन का बहुत खतरा होता है बच्चों। इसलिए जो है इन्होंने प्रायोरिटी दिया बच्चों। आप समझ में आया? सभी को, सबको समझ में आया मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को? बदमाश बच्चे। हाँ, अगला एमसीक्यू मैंने एक फोटो भी दिया, ध्यान से देखना बच्चे। द नर्स इज एक्सप्लेनिंग अबाउट ड्रग ज़ेफिरलुकास्ट। ड्रग का नाम है ज़ेफिरलुकास्ट, जिसको हम लोग कभी कभी एक्वलेट बोलते हैं। टू क्लाइंट विद अस्थमा का पेशेंट है, विच कमेंट्स बाय द क्लाइंट वुड इंडिकेट इनइफेक्टिव टीचिंग। अब यहां दो तीन चीजें आपको समझना पड़ेगा। यदि आपको ड्रग्स का मीनिंग पता है ना, कि ड्रग्स का यूज किया है, तो शायद आपका आंसर इजी हो जाए, शायद आंसर जो है इजी हो जाएगा। डेफिनेटली वालिद खान, मोस्ट वेलकम इन योर फैमिली, JNC family. The nurse is explaining about the drug
ज़ेफिरलुकास्ट, जिसको मैंने कहा एकोलेट, टू क्लाइंट विद अस्थमा। पेशेंट क्या है? अस्थमा का। अस्थमा को सबको पता है कि एयरवे जो है ना, एयरवे जो है ना बच्चों, उसमें स्पाज्म होता है, उसमें स्पाज्म होता है। और स्पाज्म का कॉज क्या होता है पता है? एलर्जी होता है, जिसकी वजह से पेशेंट का एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। इसी कंडीशन को हम लोग अस्थमा कहते हैं, इसी को बच्चों हम लोग अस्थमा कहते हैं बच्चों। तो द नर्स इज एक्सप्लेनिंग अबाउट द ड्रग। अब ज़ेफिरलुकास्ट का मीनिंग अभी नहीं बताऊंगा, ज़ेफिरलुकास्ट का मीनिंग अभी नहीं बताऊंगा, इसका मीनिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। It's okay, Poonam. To client with the asthma, which comments by the client would indicate ineffective teaching. I should take this medication with meal. पेशेंट कह रहा है कि ये मेडिकेशन मैं खाने के साथ लूंगा, क्या इससे हमें इंडिकेट करेगा? सुशीला नेहरा, विद इन 1 और 2 डेज के बाद में लेके आ रहा हूं राजस्थान CHO स्पेशल क्लास, एक जबरदस्त कंटेंट के साथ। सब्र करिए बच्चों, तैयारी काफी टाइम से चल रही थी। बी में आई नीड टू रिपोर्ट फ्लू लाइक सिम्टम टू माई डॉक्टर। My doctor might order live test while I am on this drug. If I am already having an asthma attack, this drug will not stop it. अब मैंने क्या पूछा बताओ? शुक्रिया निकिता। मैं क्या पूछ रहा हूं कि 4 स्टेटमेंट पेशेंट ने दिया है, चारों स्टेट में से ये कौन सा स्टेटमेंट इंडिकेट करा कि आपने पेशेंट को ड्रग के बारे में जो एजुकेशन दिया ना, वो इफेक्टिव नहीं था? मतलब 3 स्टेटमेंट राइट है, एक रॉन्ग है, उसको हमें पता करना। बिल्कुल श्रद्धा प्रसाद पांडा बिल्कुल आएंगे। अब किसी को यदि नहीं समझ में आया तो बच्चों वेट करना। आई शुड, अब मैं थोड़ा हिंट देता हूं। यदि हम इस ड्रग की बात करें ज़ेफिरलुकास्ट का, इसको हम बिफोर 1 hours and after 2 hours of food, खाना खाने से 1 घंटे पहले और 2 घंटे बाद में एडमिनिस्टर किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है। मैंने आपको हिंट दिया है, ये ड्रग जो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा ड्रग करती क्या है। ये ड्रग को हम एडमिनिस्टर कब करते हैं? नॉर्मली द ड्रग विल एडमिनिस्टर, नॉर्मली द ड्रग एडमिनिस्टर बिफोर 1 hour एंड आफ्टर 2 hours ऑफ द फूड। क्योंकि यदि खाने के साथ ये ड्रग लेंगे ना तो एब्जॉर्प्शन डिले हो जाता है, एब्जॉर्प्शन डिले हो जाता है बच्चों। खाने के साथ इस ड्रग को लेंगे तो एब्जॉर्प्शन डिले हो जाएगा, इसलिए नॉर्मली इस ड्रग को 1 घंटे पहले 2 घंटे बाद दिया जाता है। अब आपको सही कौन सा लग रहा है? अब आपका सही आंसर तो ए ही होगा, बिल्कुल, क्योंकि ए में लिखा पेशेंट कह रहा है मैं खाने के साथ लूंगा इस मेडिकेशन को, और खाने के साथ यदि पेशेंट लेगा तो डेफिनेटली ड्रग का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा। ड्रग का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इससे ये पता चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ऋषि, इससे ये पता चल रहा है कि पेशेंट को नहीं एजुकेशन, मेरा में लिखा है आई शुड टेक दिस मेडिकेशन विथ मील। ज़ेफिरलुकास्ट, इसको हम कहते हैं ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर। ये ड्रग जो है ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है? ब्लॉक एक्शन ऑफ सर्टेन नेचुरल सब्सटेंस दैट कॉज स्वेलिंग और टाइटनिंग ऑफ द एयरवे। मतलब आपके एयरवे में स्वेलिंग और टाइट करने वाले जो सब्सटेंस होते हैं ड्यू टू एलर्जी, वो रिलीज होने वाले जो सब्सटेंस होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है, जिससे एयरवे स्पाज्म नहीं होता, जिससे एयरवे में स्पाज्म नहीं होता है। मतलब ये जो आपका रेस्पिरेटरी पासेज वे है ना, इसमें जो सब्सटेंस रिलीज होते हैं उन सब्सटेंस को रिलीज होने से ये ब्लॉक कर देगा, जिससे आपको स्पाज्म नहीं होगा। उसी ड्रग का नाम है ज़ेफिरलुकास्ट, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। अब आपको समझ में आया? अब आपको समझ में आया? शुक्रिया निकिता, बहुत अच्छी बात है। जब हमें आंसर नहीं पता होता है तो हमें नई चीजों को सीखने के लिए वेट करना होता है, वेट करना होता है। और डेफिनेटली आप धीरे धीरे जो है इस तरीके से पेशेंस रखो ना, तो नॉर्सेट में सिलेक्शन तो होना ही है, यू गेट गुड रैंक, और उसके बाद अपना चॉइस का आप एम्स जरूर मांगोगे बच्चों। और ये मेरी कोशिश है आपके लिए,
यही मेरी कोशिश है। मैं आपसे शायद मिल पाऊं या नहीं मिल पाऊं, कभी आपका मेरा सामना हो पाए नहीं हो पाए, बट मेरी कोशिश आपको हमेशा ताकत देगी। मेरी कोशिश आपको हमें आगे बढ़ने को मजबूर करेगी। मेरी कोशिश आपको आपके सपने तक पहुंचने में मदद करेगी। और यही एक ट्रू हार्टेड टीचर का सपना होता है। हजारों बच्चे होते हैं जो कभी आपसे नहीं मिले होते, बट वो फॉलो करते, एक एक बात का रेस्पेक्ट करते, एक एक कमांड पे खड़े हो जाते हैं। यदि उन बच्चों की लाइफ में यदि रोशनी भरने का काम करने में मैं कामयाब हुआ, तो यही मेरी जिंदगी का अचीवमेंट होगा। भगवान ने सब कुछ दिया, बस कोशिश मेरी है कि जो मुझे आता है आप तक पहुंचाऊं, जो मुझे नहीं आता तो पढ़ के आप तक पहुंचाऊं। क्या पता आपके घर में वो दिया जल पाए, क्या पता आपने जो सपना देखा वो पूरा हो पाए, क्या पता आपके माँ बाप ने जो उस बुझी हुई आंखों से आज भी देखने की कोशिश करें कि हमारा बेटा हमारी बेटी एम्स में सेलेक्ट होंगे। क्या पता उनकी आखिरी उम्मीद आपका सिलेक्शन हो। यदि उसमें मैं 0.1% भी कंट्रीब्यूट कर पाया, इट्स माय अचीवमेंट। हाँ, कभी कभी बातें आपको बहुत खरी लगती है, बहुत स्ट्रांग लगती है, बहुत बहुत हार्ड बातें मैं बोलता हूं, बट आई वॉन्ट टू सी यू फ्रॉम साइकिल टू फ्लाइट। आई वॉन्ट टू सी यू फ्रॉम साइकिल टू फ्लाइट। आज जहां आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, कल आपको हवा में उड़ते हुए देखना चाहता हूं बच्चों। उस फ्लाइट में मां बाप के साथ उड़ते हुए देखना चाहता हूं, जिसका सपना हर किसी का होता है। इसलिए हिम्मत कभी नहीं हारनी। मुश्किलें बहुत आएगी जिंदगी में, कई रुकावटें आएगी, बहुत सारे लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपको हराने की कोशिश करेंगे और आपसे कहेंगे तेरे से नहीं होगा। अपनी आंखें बंद करना, अपने मां बाप के सपने को याद करना, अपने अकी सर की बात को रिमाइंड करना और एक बार खुद से कहना, यस आई कैन डू। आप जिंदगी में कभी नहीं हारोगे और यही एनर्जी जो है आपको जीतने के लिए हमेशा मजबूर करेगी और आप जीतने वाले योद्धा बनोगे। और ये कोशिश जेएनसी परिवार की आपके लिए हमेशा जारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले डिजिटल क्रांति के बारे में आपको बताना चाहता हूं बच्चों, जहां पर 3 पेन ड्राइव आपको मिलेंगे। 3 जो है वो पेन ड्राइव आपको मिलेंगे, जिसमें कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स होगा। रिकॉर्डेड जो है वीडियो लेक्चर होंगे और 1 ईयर की वैलिडिटी होगी। साथ में बच्चों यूनिट टेस्ट होगा। तो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कभी भी आप ऐसा नहीं महसूस करोगे कि मैं इंटरनेट नहीं है और मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, बट आप जिंदगी में किसी भी कोने में रहे तो आप पढ़ सकते हो, मेहनत कर सकते हो बच्चों। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते बच्चों। ए क्लाइंट इज अ 4 आवर, बहुत मजेदार एमसीक्यू है, बहुत शानदार एमसीक्यू है। एक पेशेंट है 4 आवर्स पोस्ट ऑपरेटिव लेफ्ट ब्रेन सेरिब्रल एन्यूरिज्म क्लिपिंग। ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार एमसीक्यू है। ये पेशेंट का ब्रेन है, ये पेशेंट का ब्रेन है, ये पेशेंट का राइट ब्रेन है, ये लेफ्ट ब्रेन है। यहाँ पेशेंट को क्या था, यहाँ एन्यूरिज्म था और डॉक्टर ने इसमें क्या कर दिया, क्लिपिंग कर दिया, ये लेफ्ट साइड। और इसके 4 घंटे बाद की बात कर रहा हूं, 4 आवर आफ्टर की बात कर रहा हूं। माय लविंग फ्यूचर, थैंक यू स्मृति। Which assessment finding would cause the nurse the most concern? चारों में से कौन सा फाइंडिंग है, कौन सा फाइंडिंग है जो इंडिकेट कर रहा है सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न के लिए? मोस्ट कंसर्निंग फाइंडिंग पूछा है, मोस्ट कंसर्निंग फाइंडिंग पूछा बच्चों। ए क्लाइंट इज अ 4 आवर पोस्ट ऑपरेटिव लेफ्ट ब्रेन सेरिब्रल एन्यूरिज्म क्लिपिंग, which assessment finding would cause nurse the most concerning my loving future nursing officer? ऑप्शन ए आपके सामने, टेम्परेचर 99.4 डिग्री फ़ारेनहीट, हार्ट रेट 110, रेस्पिरेटरी रेट 24, drowsiness, urinary output 50 ml in a past hour, 1 centimeter blood drainage noted on the surgical dressing, blood pressure 120/60, lethargy, right sided weakness, alert and oriented, BP 168/96, हार्ट रेट 70। अब चारों पैरामीटर में से आप मुझे ये बताओगे
कौन सा पैरामीटर आपको कह रहा है कि तुरंत कंसर्न करना है, तुरंत कंसर्न करना। शुक्रिया एवरीवन, सुशीला, अर्चना, कुलदीप, थैंक यू एवरीवन फॉर योर ट्रू हार्टेड लव। कौन सा करेक्ट होगा बच्चों? चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही होगा? आप थोड़ा सोच के आंसर दीजिएगा। मोस्ट कंसर्निंग पार्ट की बात करो, सबसे इंपॉर्टेंट। इट्स ओके राव निवास। यादव प्रियंका, यदि आपको ऐसा लगता है तो एग्जाम से पहले आप 2 से 3 महीने की छुट्टी ले लेना, तब तक अपनी कोशिश को जारी रखें और वो छुट्टियां आपके सपने को पूरा करने में मदद करेंगी। यस यस, बच्चों ने आंसर पकड़ लिया है, बच्चों ने आंसर पकड़ लिया। बच्चों ने ये वर्ड पकड़ा है, ये वर्ड पकड़ा है। बच्चों ने देखा कि पेशेंट को लेफ्ट साइड का ब्रेन, हमेशा पता ना, लेफ्ट साइड का ब्रेन जो है वो राइट बॉडी पार्ट को रेगुलेट करता है, राइट बॉडी पार्ट को रेगुलेट करता है। और राइट जो पेशेंट का ब्रेन है वो लेफ्ट बॉडी पार्ट को रेगुलेट करता है। अब तो आपको समझ में आ गया कि यदि पेशेंट का लेफ्ट साइड में कुछ गड़बड़ हुआ और राइट साइड में यदि वीकनेस आ रहा है, इसका मतलब कुछ कुछ हो रहा है, ब्लड सप्लाई इंपेयर्ड हो रही है, नर्व सप्लाई इंपेयर्ड हो रही है। आप आंसर को समझ पाए फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, क्योंकि राइट और लेफ्ट को मैं यदि कंसर्न करूं मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो मैंने क्लियर लिखा है कि राइट साइड ऑफ द ब्रेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइट साइड ऑफ द बॉडी। तो आपका जो ऑप्शन है अपोजिट होंगे, सही फाइंड आउट किया और बहुत सही आंसर, बहुत सही आंसर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। मतलब आपने तुरंत फाइंड आउट कर लिया जहां आपको वर्ड मिला राइट साइडेड वीकनेस, इसका मतलब यू हैव कैपेबिलिटी टू फाइंडिंग राइट आंसर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, आज का जो इंपॉर्टेंट सेशन था यहीं तक था। 2-4 बातें मैं आपको शेयर कर देता हूं। एक तो मैं जल्दी ही आपका जो सुबह का सेशन है एनक्लेक्स वाला 1 आवर से 2 आवर में कन्वर्ट करने वाला। पहली बात, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसको अब 1 घंटे के सेशन की जगह 2 घंटे करने वाला। दूसरा, जल्दी ही राजस्थान और ऑल CHO स्पेशल 1 आवर की क्लास में डेली शाम को 7:15 बजे स्टार्ट करने वाला हूं। 2 चीजें लेके आ रहा हूं आपके लिए, बस आप तैयार हैं। मैं भी जिद्दी हूं, आप भी जिद्दी है। जब दोनों जिद करेंगे तो सपने जरूर पूरे होंगे, और इसी जिद के लिए आप आगे मेहनत करने को तैयार रहिएगा बच्चों। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।